हेलो स्टूडेंट्स यूनिट 5 में हम लोग क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जो हमारा टॉपिक चल रहा है, आज उसी के कंसर्न में ये वाला वीडियो भी है आपका। आज हम और आप क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अपने लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि व्हाट डू वी मीन बाय क्रिटिकल थिंकिंग। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है उसमें क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं, अगर क्रिटिकली सोच रहे हैं तो कैसे होंगे, और अगर क्रिटिकल थिंकर्स नहीं है वो, यानी कि नॉन क्रिटिकल थिंकर्स है, तो वो लोग कैसे होंगे। ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था कि जो भी क्रिटिकल थिंकिंग करता है या जो व्यक्ति करता है या क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम करते हैं तो उसका एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटीज क्या है। फिर है आपका सम क्रिटिकल, अगर हम और आप बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग जो लोग करते हैं या क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं उनकी एबिलिटीज क्या होती हैं। फिर हमने ये सब पढ़ लिया था। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कोर स्किल्स, कोर का मतलब क्या होता है, मेन काबिलियत क्या चाहिए एक इंसान के अंदर अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को कैरी ऑन करेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग की क्या क्या एबिलिटीज होती है। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज की बात करते हैं तो ये जो फॉलोइंग यहाँ पर लिखी हुई है ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज होती है। यानी कि अगर आप एक अच्छे एनालिसिस करने के लिए एक थिंकर बनना चाहते हैं तो उसकी ये क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, डिसर्निंग फैक्ट्स एंड क्लेम्स। फिर है आपका क्रेडिटेबिलिटी एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग वैलिड रीजंस, डिस्टिंग्विशिंग रेलेवेंट फ्रॉम इररेलेवेंट फैक्ट्स एंड क्लेम्स, डिडक्टिंग बायसनेस, knowing the hidden motives, एंड लास्ट है आपका क्रिएटिव मेथड्स। यानी कि अगर एक इंसान के अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं तो वो एक इंसान अच्छा क्रिटिकल थिंकर कहला सकता है, या क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग की क्या क्या एबिलिटीज होती हैं बाइफर्केशन में। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, डिसर्निंग फैक्ट्स एंड क्लेम्स। डिसर्निंग वर्ड का मतलब क्या होता है, विवेकी। विवेकी का मतलब होता है सूझबूझ वाला व्यक्ति, जिसके अंदर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने की काबिलियत होती है, जो करता है। तो इस तरीके का व्यक्ति जो होता है, फैक्ट्स एंड क्लेम्स से उसका क्या कोरिलेशन है ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या कहता है, क्रिटिकल थिंकिंग इज क्लियर, रीजनेबल, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, फोकस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू बिलीव और नॉट। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, जो भी इंसान क्रिटिकल थिंकिंग करता है, या अगर हम और आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं यानी कि किसी भी चीज का डीप एनालिसिस करते हैं, तो सब कुछ साफ साफ होता है उसके दिमाग में। ठीक है, रीजनेबल होता है, कोई फालतू में बैठ के तो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा नहीं, कोई ना कोई रीजन उसके पीछे होगा। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होगी, उसकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव वे में चलेगी, वो हमेशा फोकस्ड रहेगा और ये डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, व्हाट टू बिलीव और डू। उसको पता है कि उसको किस चीज पे विश्वास करना है क्रिटिकल थिंकर को, और उसको क्या काम करना है। आप इस चीज को ये भी कह सकते हैं कि आप वो इंसान अपने आप से प्रॉब करेगा। प्रॉब करने का मतलब होता है अपने आप को नॉक करेगा और ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या, हाउ डू वी नो, मुझे ये बात कैसे पता है, मैं इस बात के बारे में कैसे जानता हूँ। ये क्वेश्चन वो हमेशा अपने आप से पूछता रहेगा। और इज दिस ट्रू इन एवरी केस और जस्ट इज दिस इंसिडेंट, क्या ये सच है, हर केस में ये सच होता है, या सिर्फ ये काम अचानक से हो गया है। तो ये क्वेश्चनेबल वाला माइंड जो होता है ना, वो क्रिटिकल थिंकर का बहुत होता है। वो हर चीज के पीछे एक फैक्ट खोजने की कोशिश करता है, हमेशा क्लेम करते समय ये सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, यानी कि हमेशा क्वेश्चनेबल माइंड उस व्यक्ति का हमेशा रहता है। इट इन्वॉल्व्स बीइंग स्पेक्ट्रल एंड चैलेंजिंग अजम्पशंस। इसमें क्या होता है कि वो हमेशा अपने आप को, जो भी उसको अजम्पशंस मिलते हैं वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, rather than simply memorizing facts। बस ऐसा नहीं कि हाँ कोई फैक्ट है और उसको याद कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हमेशा कुछ चैलेंजिंग assumptions के ऊपर वर्क ऑन करता है, और blindly accepting what you hear or read। वो इस चीज पर विश्वास नहीं करता जो वो कानों से सुनता है या पढ़ता है। वो कानों से सुनने के बावजूद भी उस चीज का गहरा अध्ययन करता है, या कोई चीज पढ़ी है तो पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद विश्वास नहीं करता वो व्यक्ति। वो क्या करता है, उस चीज की डीप में, गहराई में जाता है और पता करने की कोशिश करता है क्या ये सही है, क्या ये गलत है। क्रिटिकल थिंकर्स लाइक टू एक्सप्लोर। जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो हमेशा चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, कब क्यों कहाँ कैसे वाली। एंड प्रॉब न्यू एरियाज एंड सीक नॉलेज, और हमेशा नॉलेज को खोजने की कोशिश भी करते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं, और हमेशा उन चीज का नया सोल्यूशन भी निकालते रहते हैं। दे आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस, वो हमेशा पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। ठीक है, हमेशा स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं, जो भी उनके सामने आती हैं
या जो भी बात उनके सामने आती है, अच्छा किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, किसी ने कुछ कहा, तो वो उस चीज पे यकीन नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो चीज ने कहा, अच्छा उसने ऐसे कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसके कहने के पीछे क्या मकसद है, ठीक है। तो ये इस सब चीजों के बारे में पूछते रहते हैं। मतलब कि वो एक तरीके से उचित क्वेश्चंस, एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, जो कि एप्रोप्रिएट है, क्वेश्चंस पूछते हैं। जो भी स्टेटमेंट्स आती हैं या जो भी बहसबाजी होती है उसको इवैल्यूएट करते हैं, कब क्यों कहाँ कैसे के लिए, और वो डिस्टिंग्विश भी करते हैं कि क्या सच है और क्या उनका अपना ओपिनियन है, जो वो समझते हैं वो और जो सच है वो, दोनों के बीच में विभाजन करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्रेडिबिलिटी एनालिसिस। क्रेडिबिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम और आप किसी भी इशू, किसी भी सिचुएशन या किसी भी चीज के बारे में क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं उस चीज को, कि मतलब उस चीज को हर पहलू से मापते और आंकते हैं। एनालिसिस करने का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में, जो भी चीज का आप एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी चीज है, एक पेन ही है, मैं कहती हूँ पेन का एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं तो उस पेन के बारे में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात आप पता करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हर पहलू से आप और हम उस चीज को मापने और आंकने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, वंस अ प्रॉब्लम हैज बीन आइडेंटिफाइड। अब क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, जब एक बार पता चल गया कि भैया ये प्रॉब्लम है, तो एनालिटिकल स्किल्स बिकेम एसेंशियल्स। उस चीज को सॉल्व करने के लिए उस चीज के बारे में गहरा अध्ययन करना हमारे लिए एसेंशियल यानी कि जरूरी हो जाता है। अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन, एक डीप इन्वेस्टिगेशन मतलब की खोज इनटू थिंग्स हेल्प अस टू ब्रेक द प्रॉब्लम। अगर किसी भी समस्या के बारे में अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो आप लोग क्या करते हैं, डीप में उस चीज की पूछताछ करते हैं, डीप में उस चीज की गहराई में जाके इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं, डाउन टू बिट्स, छोटी छोटी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि सोल्यूशन निकले, और सोल्यूशन जब तक ना निकले तब तक उस चीज पर कोई भी अमल नहीं करते हैं। ये एक ऐसी काबिलियत होती है जिसमें हम चीजों को अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, सिचुएशन को, और इवैल्यूएट करने के बाद कोई अगर हमसे पूछे तो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से इंफॉर्मेशन आई, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, सब कुछ हम और आप आराम से उसके अंदर करते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं, अगर पुलिस का कोई केस होता है, ठीक है, कोई क्रिमिनल वाला केस होता है या साइंस का कोई केस होता है, तो वैज्ञानिकों से, तो उनसे कभी भी किसी चीज के बारे में पूछोगे तो ऐसे नहीं कि वो हवावाई बातें करते हैं, कब क्यों कहाँ कैसे, उनके पास सारी फाइलों, उनके पास सारी चीजों का जवाब उपलब्ध रहता है। दिस इज ऑल्सो ऑफन इंक्लूड गैदरिंग अनबायस्ड रिसर्च। इसमें हम जो खोज करते हैं वो अनबायस्ड होती है, मतलब कि पक्षपात से भरपूर होती है। अब अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च का मतलब होता है खोज। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो री प्लस सर्च, ये रिसर्च दो चीज शब्दों को मिलकर बनाया, री और सर्च। री का मतलब होता है दोबारा, सर्च का मतलब होता है खोज। किसी हुई हुई चीज को, इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करते हैं और बिना किसी पक्षपात के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चंस, हम और आप उचित क्वेश्चंस पूछते हैं डेटा से रिलेटेड, क्या वो सही है, क्या वो सही नहीं है, एंड असेसिंग द फाइंडिंग ऑब्जेक्टिविटी, और असेस करते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं जो भी फाइंडिंग्स हमारे पास उपलब्ध हैं उसके बारे में। एनालिसिस इंक्लूड असेसिंग ऑल द डिसीजंस। एनालिसिस का मतलब होता है जब हम अपने पास उपलब्ध सारे डिसीजंस का हिसाब और किताब लगाते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी उसका रिजल्ट निकला है, एसोसिएटेड विद देम, जो भी उसके रिजल्ट निकला है उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर केसेस में अगर हम बात करें तो जो भी हमारे विश्वसनीय सूत्र होते हैं, तो जो भी हमारी विश्वसनीय पात्र ये चीजें हमारे पास होती हैं वो वैलिड होती है हमारे पर्पस के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम और आप इस बात का हिसाब लगा लें कि असल में वो चीज सच्ची है या वो चीज सच्ची नहीं है। क्रेडिबिलिटी कंप्राइजेस द ऑब्जेक्ट। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्टिव कंपोनेंट होता है, मतलब कि क्वेश्चनेबल वाला भी होगा और डिटेल्ड कंपोनेंट मतलब पार्ट भी होगा। बिलीवेबिलिटी ऑफ अ सोर्स ऑफ मैसेज, और जो भी आपका मैसेज का सोर्स है उसके बारे में भी उसको बताया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, अ क्रेडिटेबिलिटी एनालिसिस इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स और रेपुटेशन बेस्ड कंपोनेंट, यानी कि उसमें हम जो भी कुछ काम करते हैं उसमें चार पार्ट्स होते हैं जो कि हम रेपुटेशन बेस्ड कंपोनेंट्स के बेसिस पर करते हैं। जैसे क्रेडिबिलिटी क्लासिफायर इंजन, अब प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए एक इंजन की जरूरत पड़ती है। ये कोई रेलवे वाला इंजन नहीं है, ये इंजन का मतलब होता है एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसी सोच जो बाकी की चीजों को अपने साथ लेकर चले, मतलब कि जो हेड एक तरीके से होता है। यूजर एक्सपीरियंस कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट कौन सा पार्ट, कौन सा, यूजर एक्सपीरियंस, जो उस पार्ट को चला रहा है उस व्यक्ति के बाद एक्सपीरियंस है या नहीं है। और फीचरिंग रैंकिंग एल्गोरिथम, अब ये एल्गोरिथम मैथ्स वाली एल्गोरिथम नहीं है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, रैंकिंग मतलब नंबर वाइज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसको एबिलिटी में करना है या नहीं। अब किसी भी चीज की परिभाषा तभी सत्य हो सकती है अगर हम और आप उसके पीछे विथस्टैंड विद ऑब्जेक्शंस, जो भी ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं उसका आंसर क्वेश्चन के होने से पहले ही निकाल कर रखें। तो इसका एक एग्जांपल वैलिड ड्राइवर लाइसेंस है। एग्जांपल इसने क्या दिया है कि अगर एक ड्राइवर जो होता है, वाहन चालक जो होता है, अगर हम उसके लाइसेंस की बात करते हैं और उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो मतलब क्या है, हर एंगल से वो बिल्कुल एनालिसिस, क्रेडिबिलिटी एनालिसिस में यूजलेस हो गया है। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आप अपने आर्गुमेंट को, लोग आर्गुमेंट अक्सर देते हैं ना जब लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, तो वो आपके इन चार कंपोनेंट्स के अंदर क्लब्ड अप हो सकता है। इन इफेक्ट अगर इसके प्रभाव की हम बात करें तो आर्गुमेंट वैलिड है, सच्चा है, लॉजिकली गारंटेड है, ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन, क्योंकि वो सारे कंक्लूजन्स का स्रोत है। अब फॉलोइंग आर्गुमेंट इज वैलिड, अगर आपने कोई भी आर्गुमेंट दिया कि भैया मैंने ये काम ऐसे करा है, इसलिए करा है, वो वैलिड है क्योंकि उस काम को करने के लिए आपने सच्चाई का साथ दिया है। और अगर आपसे पूछे कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो आपके पास उस चीज के लिए प्रॉपर कंक्लूजन भी है कि ये सच्चा है, क्यों सच्चा है उसका कंक्लूजन भी यहाँ पर है। एलिजाबेथ ओन्स ईदर अ होंडा, अब ये एक एग्जांपल दिया है इसने, कोई इंसान है एलिजाबेथ, ओन्स ईदर अ होंडा कार और अ स्विफ्ट, उसके पास हो सकता है या तो होंडा कार है या तो स्विफ्ट कार है। एलिजाबेथ डज नॉट ओन अ होंडा, मगर हमें ये पता चला कि एलिजाबेथ के पास होंडा नहीं है, मगर हम क्या है, ये इफेक्ट है कि रीजन वैलिड है या नहीं। अ क्लेम इज सपोर्टेड, अगर हम क्लेम की बात करते हैं, जो भी हम क्लेम वगैरह करते हैं वो तभी सपोर्टेड होता है जब हमारे पास कोई रीजन है। मान लीजिए किसी ने, कहते हैं ना कि मैं इसके तरफ या इसके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा, मैं उसके ऊपर इस चीज के लिए क्लेम करूंगा, तो इंसान ऐसे तो क्लेम करेगा नहीं। क्लेम कब कर सकता है, अगर आपके पास उस चीज को प्रूफ करने के लिए एक प्रॉपर रीजन है तो। अगर आपके पास किसी चीज को प्रूफ करने के लिए प्रॉपर रीजन है, आप तभी चीजों पर क्लेम कर सकते हैं। दैट इज टू से प्रूफ और एविडेंस, मतलब कि प्रूफ है आपके पास या आपके पास कोई सबूत है उस चीज को प्रूफ करने के लिए। दैट द क्लेम इज ट्रू, तभी आप कह रहे हैं कि वो क्लेम सच्चा है। विदाउट अ रीजन टू बिलीव द क्लेम, अगर कोई रीजन नहीं है उस क्लेम को विश्वास करने के लिए कि वो सच्चा है नहीं, हम टेक्निकली उस क्लेम के ऊपर काम नहीं, मतलब क्लेम के ऊपर वर्क अपॉन नहीं करेंगे। ओनली अ पीस ऑफ फेथ, बस वो एक विश्वास है लेकिन हमारे पास कोई रीजन उस चीज के लिए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आइडेंटिफाइंग द वैलिड रीजंस। अब हम वैलिड रीजंस की बात करते हैं। द वर्ड लॉजिक कम फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक लॉजिकी। पहले हम ये जान लेते हैं रीजंस में, ये आइडेंटिफाइंग वैलिड रीजंस पॉइंट को समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना है जिस वर्ड का नाम है लॉजिक। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि हमें कोई भी डीप एनालिसिस करना है तो हमें लॉजिक लगाना चाहिए। अब ये लॉजिक मतलब क्या है, लॉजिक जो शब्द है वो ग्रीक शब्द लोगी से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। हम कहते हैं कि इसके पीछे कोई लॉजिक लगाओ, इस काम को करने के पीछे साइंस का लॉजिक लगा हुआ है। तो इस शब्द से मतलब क्या है, लॉजिक का मतलब ये होता है कि मेरे इस काम को करने के पीछे ये लगा हुआ है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। यूजिंग लॉजिक, अगर हम किसी चीज के पीछे लॉजिक लगाते हैं, अगर हम किसी भी चीज के पीछे लॉजिक लगाते हैं, अ पर्सन इवैल्यूएट्स आर्गुमेंट्स एंड रीजनिंग एंड स्ट्राइव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड रीजनिंग। और हम ये जान लेते हैं कि लॉजिक उसने अच्छा लगाया है या लॉजिक हमारा बेकार लगा हुआ है। और बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, इसके पीछे सच है या इसके पीछे झूठ है। यूजिंग लॉजिक, अगर आप लॉजिक लगाते हैं, यू कैन इवेल्युएट द आइडियाज एंड क्लेम ऑफ अदर्स, आप दूसरों के आइडियाज और क्लेम्स को अच्छी तरीके से मापतोल पर रख सकते हैं। मेक गुड डिसीजंस, और लॉजिक लगाने के बाद आप सही डिसीजन को निकाल सकते हैं। एंड फॉर्म साउंड बिलीफ, और ऐसी चीजों को पता कर सकते हैं जो साउंड है अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में।
Critical thinkers need to have the ability to inform the conclusions from one or multiple premises. जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो critical thinkers होते हैं उनके पास ऐसी काबिलियत होती है कि वो conclusions निकाल लेते हैं एक या एक से ज्यादा premises areas के अंदर भी. To do so require examining logical relationship among the statement और data. मगर इसके लिए उन लोगों को logical relationship चाहिए होती है जो भी statement या जो भी data या जो भी मटेरियल या एविडेंस या क्लेम्स उनके पास अवेलेबल होते हैं. तो अभी बीच में इन्होंने एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है. वो क्या कहता है, क्वेश्चन अ क्रिटिकल थिंकर आस्क. एक क्रिटिकल थिंकर है, उसने वो जानना चाहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे हो रही है. अगर आप जानना चाहते हैं या वो व्यक्ति क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कर रहा है तो ये इसके द्वारा हमें बताया गया. व्हाट इज हैपनिंग, अगर किसी को कुछ क्रिटिकल थिंकिंग किसी पीछे करना है, मतलब पुलिस वाला ही है, वो पूछ रहा है क्या हो रहा है ये. गेट द बेटिंग इंफॉर्मेशन एंड बिगिन टू थिंक अ क्वेश्चन. वो क्या कर रहा है, किसी से मतलब उसको एनालिसिस करना है तो सबसे पहले पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है. इसके लिए वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, उसने पूछा तुम क्यों पूछ रहे हो कि इंपॉर्टेंट क्यों है. तो उसने कहा आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और तुम इस बात पे सही बोल रहे हो या गलत. व्हाट डोंट आई सी, मुझे क्या नजर नहीं आ रहा है. इज देयर एनीथिंग इंपॉर्टेंट मिसिंग, वो पूछ रहा है क्या इसमें कुछ ऐसा मिसिंग है जो तुम मुझसे पूछने के लिए सवाल आए हो. तो उसने कहा हु इज सेइंग दिस, तुम कौन हो जो तुम मुझसे पूछने आए हो सवाल. तो उसने कहा कि स्पीकिंग जो है मैं सिर्फ तुम पर एक प्रभाव डालना चाहता हूँ. उसने पूछा हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम प्रभाव डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो. तो उसने कहा ये तो मुझसे मत पूछो, अपने आप से पूछो कि तुम जो काम कर रहे हो, जो भी कंस्ट्रेंट है तुम्हारे, तो जो भी तुम कर रहे हो वो सही है या गलत है. व्हाट एल्स, इसके अलावा क्या. व्हाट इफ, और अगर मैं इफ कहूं तो, अगर ऐसा ना हो तो उसने क्या कहा, इफ ओनली टाइम वर रिलेटिव, मगर टाइम ही एक रिलेटिव चीज इस चीज के लिए अवेलेबल है. What other ideas and exist and there are possibilities, please. इसने इससे क्या कहा, अच्छा ठीक है मैंने ये काम कर तो दिया बट मुझे तुम ये बताओ क्या कोई और आइडियाज या और कोई चीजें इसके लिए अवेलेबल है या और कोई चीजें इसके लिए अवेलेबल नहीं है. ये इसी का पॉइंट था. ठीक है, तो ये अलग से पॉइंट इसमें नहीं. नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टिंग्विश रेलेवेंट फ्रॉम द इररिलेवेंट फैक्टर क्लेम. अब हमें क्या करना है, हमें विभाजन करना है उन चीजों का, उन सबूतों का. कोई मेरे पास कोई केस है और मेरे पास सबूत है, मुझे ये पता करना है ये सबूतों का कि जो ये भी सबूत है वो रेलेवेंट है, जरूरी है या कोई चीज जरूरी नहीं. तो पहला पॉइंट आपको क्या कहता है, one of the most challenging parts of thinking creativity during a challenging scenario is figuring out what information is most important for your consideration. मान लीजिए कोई केस आपके पास है, आपके पास सबूत बहुत सारे हैं, तो आप सारे सबूत तो देखोगे नहीं. आप क्या करोगे, उन सबूतों में से या उन चीजों में से ये पता करने की कोशिश करोगे कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होगी उसको छोड़ दोगे, और जो चीजें आपके केस को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप नजर में रख लोगे. इन मेनी सिनेरियो, बहुत सारे पहलुओं की अगर हम बात करते हैं, यू विल बी प्रेजेंटेड विद द इंफॉर्मेशन दैट मे सीम इंपॉर्टेंट. आप ऐसी इंफॉर्मेशन को देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इट मे टेन आउट, मगर वो बाहर निकल जाएगी. कंक्लूजन नहीं हो पाएगा. कंक्लूजन तभी हो पाएगा ओनली अ मिरर डेटा पॉइंट को कंसीडर, मगर जब हम एक मेन पॉइंट पर फोकस अप करके सेंट्रलाइज्ड बना के उसके ऊपर उसको काम करना शुरू करें. जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी होती है या जो भी हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं या समझते हैं या एनालिसिस करते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन वही इंफॉर्मेशन जो कि मोस्ट रिलेवेंट है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, मीनिंगफुल है, जिसका कोई मकसद है और जो इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को कंसिडर करने के लिए. You cannot use all the data and information provided to you. अब आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो अपने काम को करने के लिए आप और हम सारे डेटा का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते जो भी आपके और मेरे पास अवेलेबल है. To do this, you have to differentiate between relevant and irrelevant information. और इसी के लिए आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये पता करना चाहिए कि कौन सी चीज रेलेवेंट है, मेरे काम की है, और कौन सी चीज इरेलेवेंट है, कौन सी चीज मेरे काम की नहीं है. A large amount of unfiltered information is not vital for your work. आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन वो अनफिल्टर्ड है. अनफिल्टर्ड का मतलब क्या होता है, हमने उसमें से छटाई नहीं करी है कि कौन सा मेरे काम का है और कौन सा मेरे काम का नहीं है. वो आपके काम के लिए वाइटल, वाइटल मतलब बहुत सारे आपके काम के लिए जरूरी नहीं है. इंस्टेड, इसके अलावा इट कुड बी हैम्पर एंड मिसगाइड यू. ये आपको परेशान कर सकती है, आपको इधर उधर घुमा सकती है और आपको मिसगाइड भी कर सकती है. इसीलिए a critical thinker should be able to see through unnecessary details easily. इसीलिए आपको एक क्रिटिकल थिंकर को ये सब चीजें देख लेनी चाहिए कि जो फालतू की चीजें हैं वो हमारे में इंक्लूड ना हो और उन चीजों को अवॉइड करें ताकि सही निर्णय को लेने में आपको आसानी हो सके.
देयर आर सम स्टेप्स टू डिस्टिंग्विश रेलेवेंट फ्रॉम इररेलेवेंट फैक्ट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अलग करने में मदद करती है। क्या? काम की चीज को बिना काम की चीज से। जैसे टू आइडेंटिफाई द मेन टॉपिक ऑफ द मटेरियल, मतलब कि मेन टॉपिक जो है मटेरियल का उसको हमें पता करना चाहिए। टू डिटरमाइन विच सपोर्टिंग आइडियाज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक, ये पता करना कि कौन से आइडियाज ऐसे हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, सिर्फ उन्हीं को रखें, बाकी को छोड़ दें। टू आइडेंटिफाई सेंटेंसेस और आइडियाज दैट डू नॉट सीम टू बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, ये पता करो कि कौन सी चीजें आपके मेन टॉपिक से संबंधित हैं और कौन सी चीजें आपके मेन टॉपिक से संबंधित नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। 10 इसीलिए if we describe something such as fact or remark are irrelevant, अगर हम इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि ये फैक्ट और ये रिमार्क जो है वो irrelevant है, किसी काम का नहीं है, we mean, हमारा मतलब क्या है इस चीज से, that it is not connected with what we are discussing or dealing with, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं या हम क्या डील कर रहे हैं। irrelevant का मतलब क्या होता है? not related to the subject, जो कि काम का नहीं है। हमारे पास जो हाथ में सब्जेक्ट अवेलेबल है और जो irrelevant फैक्ट है मतलब उस चीज से संबंधित नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक रॉक स्टार की अगर हम बात करते हैं, becomes irrelevant, it means people are not relating or even listening to his music anymore। अगर मान लीजिए किसी जगह पर कोई रॉक स्टार या कोई गाना गा रहा है मगर लोग उसकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं, लोग उसकी बात को सुनने की बजाय जो साथ में कार्यक्रम चल रहा है उसको देख रहे हैं। या अपने मतलब रेस्टोरेंट का सीन है, वहां पर एक बंदा गाना गा रहा है और लोग खाना खा रहे हैं वहां पे रेस्टोरेंट में बैठ के। तो इररिलेवेंट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए लोग का फोकस सिर्फ खाना खाने पे है और उसके गाने को कुछ सुन ही नहीं रहा, ये कह सकते हैं कि वो जो रॉक स्टार है, जो बंदा है, वो उस जगह के लिए इररिलेवेंट है और उसका म्यूजिक किसी के काम का नहीं है। इट इजंट पार्ट ऑफ व्हाट पीपल आर थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट, वो उस चीज का हिस्सा नहीं है जिस चीज के बारे में लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस मेन काम के लिए लोग वहां पर आए हैं। द ऑपोजिट इज रेलेवेंट मीनिंग रिलेटेड, यानी कि जो उसके अलावा की चीज है, मतलब खाना या लोगों की बातें, वो उसके गाने से ज्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? डिटेक्टिंग बायसनेस। ठीक है, तो अब हमने आज की क्लास में अपने आज के लेक्चर में 4 पॉइंट पढ़ लिए अपने। किस चीज के 4 पॉइंट पढ़े हैं? क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी के। हमने पढ़ा डिसर्निंग फैक्ट्स और क्लेम्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा क्रेडिटेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, हमने पढ़ा आइडेंटिफाइंग वैलिड रीजंस, और लास्ट हमने पढ़ा है डिस्टिंग्विशिंग रिलेवेंट फ्रॉम इररिलेवेंट फैक्ट और क्लेम्स। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 3 रिमेनिंग पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे, जिनका नाम होगा आपका डिटेक्टिव बायसनेस, ठीक है, नोइंग द हिडन मोटिव्स, और लास्ट पॉइंट होगा आपका देयर आर सम वेज टू अंडरस्टैंड द हिडन मोटिव्स। यानी कि आपके 3 पॉइंट आपके हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने 4 पढ़ लिए हैं, 5 और एक 6, जो 2 पॉइंट है आपके, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए, हमने ये पढ़ लिए हैं, ये क्रिएटिव मेथड्स भी हमारा पढ़ चुके हैं। ये 6 पॉइंट्स में से हमने 2 3 4 पॉइंट आज पढ़ लिए हैं। क्रिएटिव मेथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और उसके साथ हम और आप ये भी पढ़ लेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग के ये जो भी आपके पॉइंट्स हैं, डिटैचमेंट, एलिमिनेशन, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है,